गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है जॉन बी गुड इनफ। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जॉन बी गुड इनफ, जिन्होंने लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया 1980s में, और उन्होंने 2019 का नोबेल प्राइज़ भी जीता था केमिस्ट्री में। उनके भी रिसेंटली जो है डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 100। वो ओल्डेस्ट पर्सन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जो है वो रिसीव किया। अब हम देखते हैं लिथियम आयन बैटरी के बारे में। तो एक टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी होती है ये, जो कि लिथियम आयंस को यूज़ करती है एज अ प्राइमरी कंपोनेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम में। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको पता हो, तो अगर हम इसमें देखें तो ये एनोड होता है इसमें, जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। कैथोड जो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। फिर एक सेपरेटर, एक इलेक्ट्रोलाइट और दो करंट के कलेक्टर्स होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव के होते हैं। इलेक्ट्रोड्स जनरली जो है वो लिथियम आयंस के मटेरियल से बनाए जाते हैं। जो इसका कैथोड होता है वो लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड, लिथियम मैंगनीज ऑक्साइड, लिथियम आयरन फॉस्फेट से बनाया जाता है। ग्रेफाइट जो है वो सबसे कॉमन इसमें एनोड मटेरियल होता है। फंक्शनिंग अगर हम देखें तो एक जब इसकी डिस्चार्ज साइकिल चल रही होती है, तो इसमें लिथियम एटम्स जो है वो जो इसके एनोड में होते हैं वो आयोनाइज होते हैं और सेपरेट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से। लिथियम आयंस जो है वो मूव करते हैं एनोड से, और वो पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, जब तक वो कैथोड तक ना पहुंच जाए। जब वो रिकम्बाइन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज होते हैं। ठीक है। अब लिथियम का जो स्मॉल साइज़ है उसकी वजह से ये बहुत हाई वोल्टेज जो है कैपेबल होता है उसको कैरी करने के लिए। अगर हम एप्लीकेशन देखें, तो पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपको सबको पता ही है, आपके मोबाइल फ़ोन्स में, आपके लैपटॉप्स में, हर जो पोर्टेबल डिवाइस है जो है उसमें ये यूज़ होता है। इवन बैटरी पावर्ड कार्स में भी जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी जो है लिथियम आयन बैटरीज आजकल आती हैं। और इसकी जो है अगर हम एडवांटेज देखें, तो वन ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी इसमें डेंसिटी होती है किसी भी बैटरी टेक्नोलॉजी जो अभी अवेलेबल है उसमें उसके मुकाबले। बहुत ही कम अगर हम देखें इसका बाकियों के कंपैरिजन में, तो लो सेल्फ डिस्चार्ज रेट होता है इसका, अगर हम बाकी जो है अवेलेबल बैटरी रिचार्जेबल बैटरीज के हिसाब से देखें तो। और ये जो उसके सेल्स हैं वो 3.6 वोल्ट्स तक का जो है वो जो है करंट जो है वो डिलीवर कर सकते हैं, जबकि जो कि 3 गुना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग अदर टेक्नोलॉजीज़। इन बैटरीज़ में कोई टॉक्सिक कैडमियम भी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको डिस्पोज ऑफ करना भी एज़ कम्पेयर टू जो है बाकी बैटरीज़ वो बेटर होता है। लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसकी टेंडेंसी होती है ओवर हीट होने की, इसलिए सेफ्टी मैकेनिज्म्स रिक्वायर्ड होते हैं वोल्टेज और इंटरनल प्रेशर्स को लिमिट करने के लिए। और ये एजिंग को भी सब्जेक्टेड रहती हैं, मतलब ये अपनी कैपेसिटी लूज़ करने लगती हैं आफ्टर अ नंबर ऑफ़ ईयर्स। ठीक है। लेकिन फिर भी सबसे जो बड़ी डिसएडवांटेज है वो इसकी कॉस्ट है, लगभग 40% हायर होती है ये एज़ कम्पेयर टू जो है बाकी रिचार्जेबल बैटरीज़। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियन ओशन डायपोल। ये आपके ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। एलिनो फिनोमिना जो है वो आने आने वाला है, आपको पता है, लगभग कंफर्म ही हो चुका है इस ईयर में। लेकिन हाई होप्स ये प्लेस की जा रही हैं कि अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल इफेक्ट आ गया, तो वो काउंटर बैलेंस कर देगा एलिनो इफेक्ट को, जिससे कि हमारा मानसून सफ़र नहीं होगा। ऐसा पहले एक बार देखा गया है 1997 में, जब ये इंडियन ओशन डायपोल जो है वो आया था, और उसकी वजह से जो है ये पॉजिटिव डायपोल होने की वजह से एल नीनो के जो हमारे मानसून के ऊपर इफेक्ट है वो जो है वो काउंटर बैलेंस हो गया था। अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से 80% चांस है कि इस बार जो है पॉजिटिव आईओडी जो है वो डेवलप हो जाएगा इन द कमिंग मंथ्स। अब देखते हैं कि इंडियन ओशन डायपोल इफेक्ट होता क्या है। तो ये बेसिकली जो है टेम्परेचर डिफरेंस है वेस्टर्न इंडियन ओशन और ईस्टर्न इंडियन ओशन में। जब वेस्टर्न इंडियन ओशन के जो है टेम्परेचर वार्म होता है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न इंडियन ओशन, जो आपके ईस्टर्न इक्वेटोरियल इंडियन ओशन के, तो होता क्या है कि वहाँ पर जो है लो प्रेशर जनरेट होता है आपके वेस्टर्न साइड पर, और उसकी वजह से जो है मानसून को एक पुश मिल जाता है। ठीक है। जबकि अदरवाइज़ अगर आपको देखोगे तो आपका एल नीनो में जो है वो उल्टा फिनोमेना चलेगा ना, कि जो आपका जो आपकी ईस्टर्न साइड है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न साइड ऑफ पैसिफिक ओशन। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो है वो मानसून विंड्स जो है वो सफ़र करती हैं।
लेकिन अगर हमारे यहाँ पर हमारे इंडियन ओशन में ये फिनोमिना जो है वो पॉजिटिव रहे तो उसकी वजह से जो है हमारे मानसून को हेल्प हो जाता है। ठीक है, तो लगभग 1997 में ऐसा देखा गया था और उसकी वजह से जो है हमारा मानसून जो है वो सफ़र नहीं हुआ था। अगर पॉजिटिव हो जाता है इंडियन ओशन डाइपोल इफ़ेक्ट, तो ये मोस्टली देखा गया है कि जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ पर नॉर्मल रेनफॉल जो है वो उससे ज़्यादा ही रेनफॉल होती है। ठीक है, तो इसी के ऊपर होप स्पिन की जा रही हैं। अदरवाइज़ तो अगर एल नीनो ईयर हुआ तो उससे जो मानसून है वो सफ़र होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं उत्प्रेरक। ये टॉपिक आपके जो है इन्वायरमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर जो है उन्होंने उत्प्रेरक जो है वो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो लॉन्च किया है, जिससे कि इंडस्ट्री अडॉप्शन ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजीज़ को जो है एक्सेलरेट करने का हेल्प होगा। उत्प्रेरक का मीनिंग क्या है? उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र। तो बेसिकली एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जिससे कि एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने के लिए इंडस्ट्री में जो है एक तरह से मोटिवेट किया जाएगा। इसको और भी नाम दिया गया है एडवांस्ड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने इसको जो है वो सेटअप किया है। अब इसके अगर हम मैंडेट देखें तो इसमें यही है कि इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ जो है वो लेकर आना। नॉलेज रिपॉजिटरी का काम करेगा ये, और नॉलेज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का भी काम करेगा, ताकि जो है ऐसी प्रैक्टिसेस जिससे कि एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ जो है वो इंडस्ट्री में लाई जा सकें, उसमें जो है ये हेल्प करेगा। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। इसको सेटअप किया गया है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001 के अंडर। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि ये एनर्जी इंटेंसिटी को रिड्यूस करना चाहते हैं इन द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चैम्पियंस 2 पोर्टल। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल इन एमएसएमई डे पर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने चैम्पियंस 2.0 पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। ये एक पोर्टल जो है सिंगल विंडो ग्रीवेंस रिड्रेसल दे रही है पोर्टल आपके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। और चैम्पियंस का मीनिंग क्या है? क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। इसको 2020 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री द्वारा, और ये हब एंड स्पोक मॉडल को फॉलो कर रही है। हब इसका सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ एमएसएमई का ऑफिस में ये हब है, और स्पोक्स इसके जो हैं वो अलग अलग स्टेट्स में बनाए गए हैं, ऑफिस और इंस्टीट्यूशंस। 25 मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, 32 स्टेट गवर्नमेंट्स और 58 बैंक्स जो हैं वो इसमें ऑन बोर्ड कर लिए गए हैं। और एआई ड्रिवन चैट बॉट्स भी बनाए गए हैं। फीडबैक मैकेनिज्म भी बनाया गया है, ताकि जो है जो भी ग्रीवेंसेस होती हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, उसको इसके थ्रू जो है वो एड्रेस किया जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रिपोर्ट फिश डिसीज़ ऐप। तो ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ जो है उन्होंने रिपोर्ट फिश डिसीज़ ऐप जो है वो लॉन्च की है। फार्मर बेस्ड डिसीज़ रिपोर्टिंग सिस्टम है, जिसमें कि एक्वाटिक एनिमल डिसीज़ को रिपोर्ट करने का जो है मैकेनिज़्म दिया गया है। इसको ICAR और NBFGR ने मिलकर बनाया है अंडर नेशनल सर्वेलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वाटिक एनिमल डिसीज़। और इसको फंडिंग कहाँ से मिल रही है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर से। बेनिफिट्स क्या हैं कि जब भी अगर कोई डिसीज़ आएगी तो उसको रिपोर्ट कर दिया जाएगा जल्दी से जल्दी। साइंटिफिक एडवाइस उसके ऊपर जो है फार्मर्स को मिलेगी कि कैसे आप इस डिसीज़ को जो है वो मैनेज कर सकते हो। फार्मर बेस्ड रिपोर्टिंग जो है उससे जो है वो अच्छे से हो सकेगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर का एक प्रोग्राम है। फ़िश प्रोडक्शन को एनहांस करना है, 70 लाख टन्स एडिशनल जो है वो बाई 2024-2025। फिशरीज़ के एक्सपोर्ट को भी जो है वो अर्निंग्स को भी जो है वो बढ़ाना है। फार्मर्स की जो है या फिशर फार्मर्स की जो है वो इनकम को भी डबल करना है, और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को 20 से 25% तक कम करना है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ जो है वो ऑफकोर्स इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन। ये टॉपिक आपके ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक स्टडी की गई है रिसर्चर्स द्वारा, और ये पाया गया है कि एक एक्टिव टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन है नदर्न प्लेन्स ऑफ हरियाणा में। ठीक है, तो ये टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन क्या होता है? बेसिकली चेंजेस या मूवमेंट्स जो अर्थ के क्रस्ट के अंडर आते हैं ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्सेस। लिथोस्फेयर जो होती है आपकी, और जो आपका अपर मेंटल ऑफ द अपर मोस्ट
पार्ट ऑफ द मेंटल होता है, उसको ऑफ कोर्स आपको याद होगा कि टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइड किया गया है, और जो ये प्लेट्स हैं ये कांस्टेंट मोशन में रहती हैं। अब ये की फाइंडिंग्स ये देखी गई हैं कि ये जो वैदिक सरस्वती रिवर है उसकी डिसअपेरेंस या एक्सटिंक्शन का जो है कारण भी यही टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ रही हैं। और जो पेडमेंट जोन है घग्गर और यमुना रिवर बेसिन्स के बीच में, वो भी जो है फ्यूचर सेस्मिक हैज़ार्ड जोन बनने के जो है वो पॉसिबिलिटी रखता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप। ये आपका इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली ये देखा गया है कि जो न्यू एडिशन है यूनिकॉर्न लिस्ट में वो शार्पली डिक्लाइन हुई है 2023 के टाइम पीरियड में, बिकॉज ऑफ स्लो डाउन जो है आपके स्टार्टअप इकोसिस्टम में। तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होता है? एक प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी जो जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से जो है ऊपर की हो जाती है। तो इस टर्म को एक्चुअली वेंचर कैपिटलिस्ट एलियन ली ने जो है पहली बार पॉपुलराइज़ किया था। और ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि उस कंपनी की जो है नेट वर्थ इतनी बन जाती है। एक्चुअली जो है इन्वेस्टर्स जो है उसकी मार्केट वैल्यूएशन उस कंपनी की $1 बिलियन से ऊपर जब समझने लगे तो उसको हम यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं। लगभग 1,000 से ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं मार्च 2022 के आंकड़ों के हिसाब से। अब जिजेल्स और चीता क्या होती हैं? तो स्टार्टअप्स जो कि साल 2000 के बाद जो है फाउंड हुए हैं, और वो 2 साल के अंदर अंदर अगर वो यूनिकॉर्न बन सकते हैं तो उनको हम जिजेल्स कहते हैं। चीतास वो होते हैं जो 4 साल के अंदर बन सकते हैं, साल 2000 के बाद जो स्टार्टअप्स फाउंड हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन जो है वो मध्य प्रदेश में लॉन्च किया है। अब ये मिशन जो है यूनियन बजट में अनाउंस किया गया था। सिकल सेल डिसीज़ को जो है वो एलिमिनेट करने का मिशन है बिफोर 2047। अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर जो है इसमें इनेबल की जा रही है, और अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग की जाएगी 7 करोड़ पीपल की जो 0 से 40 ईयर्स की एज ग्रुप है, और ख़ासकर ट्राइबल एरियाज़ में रहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा ये डिसीज़ वहीं पर देखी जाती है। इनिशियली जो है फोकस जो है वो 17 स्टेट्स पर रखा जाएगा क्योंकि जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये सिकल सेल डिसीज़ देखने को मिलती है। फिर धीरे धीरे जो है इस डिसीज़ को आने वाले टाइम में आगे की स्टेट्स में भी जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब सिकल सेल एनीमिया है क्या? ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जिससे कि हीमोग्लोबिन जो है इफेक्ट होता है, और इसमें एक टिपिकल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन एस कहते हैं, जो कि क्रिसेंट शेप होता है, सिकल के तरह का शेप का हो जाता है ये जो है ये आपका हीमोग्लोबिन। और इससे क्या होता है कि फिर रेड ब्लड सेल्स जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। इससे ब्लड फ्लो भी जो है वो ब्लॉक हो सकता है या रुक सकता है या स्लो हो सकता है। और ये होता किस लिए? क्योंकि एक डिफेक्टिव जीन होता है जिसको हम सिकल सेल जीन कहते हैं जो सिकल की शेप में होता है, उसकी वजह से जो है ये डिसीज़ होती है। अर्ली स्टेजेस में तो एक्सट्रीम टायर्डनेस होगी और जो है अनीमिया होगा, लेकिन लेटर स्टेज में सिवियर पेन, अनीमिया, ऑर्गन डैमेज या इन्फेक्शन हो सकता है। ट्रीटमेंट तो इसका अल्टीमेट यही है कि बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन की जाए, लेकिन ऐसे कुछ भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिससे कि सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस को जो है वो कम किया जा सकता है और लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is John B. Goodenough. This topic is important for your science and tech section. So John B. Goodenough, who was also given the 2019 Nobel Prize in Chemistry for his contribution to lithium-ion battery technology in 1980s, recently died at the age of 100. He became the oldest person to receive the Nobel Prize. Okay, so remember this. The name, it could come in any of your exam, of your UPSC exam. So, anyways, what is lithium-ion battery? It's a type of rechargeable battery which uses lithium ions as the primary component of its electrochemical system. So, it consists of an anode, a cathode, that is the negative electrode, and a positive electrode, a separator, electrolyte, and two current collectors, positive and negative. So, electrodes are made of and electrodes are made of lithium ions, and the cathode is made of materials like lithium cobalt oxide, lithium manganese oxide, lithium iron phosphate, and graphite is commonly used as the anode material.
So how does it work? So it during a discharge cycle, lithium atoms in the anode are ionized, and then these lithium ions move from the anode and they pass through the electrolyte until they reach the cathode, where they recombine with their electrons and electrically neutralize. So because of the small size of lithium, it is capable of having a very high voltage and charge storage per unit mass and unit volume. So of course you know that it is almost used in every portable electronic device currently, and it is also being used in battery powered cars like the electric vehicles. So what are the advantages of lithium ion batteries? So they have one of the highest energy densities, and they have a relatively low self discharge rate as compared to other forms of rechargeable batteries. They can also deliver up to 3.6 volts, which is three times higher than the other technologies, and they do not even contain the toxic cadmium that the other batteries contain. But there are certain disadvantages also, like they have a tendency to overheat. That's why they require safety mechanism to limit voltage and internal pressures. And they're also subject to aging, which means that they can lose their capacity and frequently fail after a number of years. And of course it is very costly also as compared to the other forms of other rechargeable batteries. So the next topic is Indian Ocean Dipole Effect or Indian Ocean Dipole. So this topic is important for your geography section. So you know that El Nino phenomena is almost certain to develop over the over the Pacific Ocean this year, and it is going to affect the Indian monsoon this year. But high hopes are being placed on the development of a positive Indian Ocean dipole effect this year and its ability to counterbalance the bad effects of El Nino. So, at least once in the past, in 1997, it has been seen that positive Indian Ocean dipole effect has delivered uh, uh, well against the El Nino event. So, Indian Meteorological Department is saying that there is a 80% chance that positive IOD may develop in the coming months. So, what is positive IOD? Basically, it's a temperature difference between the Western Indian Ocean and the Eastern one, where the Western Indian Ocean waters are warmer than the Eastern ones. Whereas in the El Nino phenomena, you may have seen that the situation gets reversed, that the eastern side of the Pacific Ocean gets warm, and the uh, western side of the Pacific Ocean, which is near Australia, gets cool, and due to that high temperature develops, and that's why it affects the Indian monsoon. But if the positive Indian Ocean dipole effect happens, then of course we can expect normal rainfall over central India at least. Okay, so the next topic is Utprerak. This topic is important for your environment section. Recently, Union Minister of State for Power has inaugurated this Utprerak, which is a center of excellence which will accelerate industry adoption of clean technologies. This Utprerak means Unnat Takniki Pradarshan Kendra, and it is the center of excellence to accelerate adoption of energy efficient technologies, and it is also named as Advanced Industrial Technology Demonstration Center. It has been set up by the Bureau of Energy Efficiency. And what are the mandates of it? So, of course, the center is mandated to become the key reference and a resource institution on industrial energy efficient technologies. It will also be it will also be a knowledge exchange platform, and this will of course share best practices across various key sectors with respect to energy efficient technologies. So, what is the Bureau of Energy Efficiency? It's a statutory body under the Union Ministry of Power, and it is set up. It was set up under the Energy Conservation Act of 2001, and the primary objective of BEE is to reduce energy intensity in the Indian economy. So the next topic is Champions 2.0 portal. This topic is important for our economy section. Recently, on the occasion of International MSME Day, the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has launched the Champions 2.0 portal, and it basically gives a single window grievance redressal for the micro, small and medium enterprises. And champions here basically means the creation and harmonious application of modern processes for increasing output and national strength. It was launched in 2020 by the ministry, and it is created on the basis on the hub and spoke model, where the hub is situated in Delhi, and the spokes are in several states, having several offices and institutions.
It has already onboarded 25 ministries, departments, government institutions, 32 state governments, and 58 banks. So the other features are there also, like AI driven chatbots, and it is available in 11 languages. This portal will also have a real time feedback mechanism for its analysis. So the next topic is Report Fish Disease app. This topic is important for your environment section. Union Minister of Fisheries has recently launched the Report Fish Disease app at Krishi Bhavan, and this is a farmer-based disease reporting system which will improve the reporting of aquatic animal diseases in the country. It has been developed by ICAR and BFGR under the National Surveillance Program for Aquatic Animal Diseases, and it is funded under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. So the benefits are, of course, that it will help farmers in reporting the incidence of diseases. It will also help farmers in getting scientific advice for the efficient management of the disease. It would also support farmers in improving farmer-based reporting, etc. What is Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana? It is a scheme which is focused on sustainable development of fisheries sector, and it aims at enhancing fish production by additional 70 lakh tons by 2024-2025, and also to increase fisheries export earning to 1 lakh crore by 2024 and 2025. And it also aims to double the income of fishers and fish farmers and reduce post harvest losses from 20 to 25%. So the Ministry of Fisheries acts as the nodal ministry of the scheme. Okay. So the next topic is tectonic deformation. This topic is important for your geography section. Recently, a study has been done by researchers, and it has found that active tectonic deformation has been found basically in the northern plains of Haryana. And what is active deformation, tectonic deformation? So it refers to changing and movement which occurs along Earth's crust due to tectonic forces. You know that Earth's lithosphere contains several large and small tectonic plates, and these plates are in constant motion. That's why it has been found that these plates may have played a role in the extinction of the Vedic Saraswati River. And the Piedmont zone of Haryana, which is the zone between Ghaggar and Yamuna river basins, has also shown certain signs of active tectonic deformations. So the next topic is unicorn startup. This topic is important for your economy section. According to a recent report, new additions to the unicorn list has declined sharply in 2023 due to a slowdown in the Indian startup ecosystem. So unicorn startup basically refers to a privately held startup company with a value of over $1 billion, and it is commonly used in the venture capital industry, and the term was first popularized by venture capitalist Eileen Lee, and it is basically based on the growth potential of the startup and not the actual value of the startup. Okay, so more than 1000 crore startup unicorns exist around the world as of March 2022. So what are gazelles and cheetahs? Gazelles are those startups which have been founded after 2000, year 2000, and they have a potential to get unicorn status in 2 years. And cheetahs are those who have the potential to get this status in 4 years. So the next topic is National Sickle Cell Anemia Elimination Mission. This topic is important for your social issues. PM Modi has recently launched the National Sickle Cell Anemia Elimination Mission at a public program in Shahdol, that is in Madhya Pradesh. So what is this mission? It was announced as part of the Union Budget 2023, and the mission is to eliminate sickle cell disease as a public health problem in India before 2047, and the aim is to enable access to affordable and quality healthcare, and it will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the 0 to 40 years of age group in affected tribal areas, and initially the focus shall be on 17 states, and slowly it will be expanded to other states. So, what is sickle cell anemia? It is an inherited blood disorder which affects hemoglobin, and people with this disease have atypical hemoglobin molecules called the hemoglobin S, and these sickle cells become rigid and sticky because this particular gene, the sickle cell, basically is in the form of a sickle or crescent shape, and it blocks or it even slows down the blood flow because it distorts red blood cells. Okay,
So early stage symptoms are extreme tiredness or anemia, but in later stage even organ damage and infections can occur. So what are the treatments? The ultimate treatment is of course bone marrow transplantation or stem cell transplantation, but there are certain remedies or certain treatments which are available that can help relieve the symptoms and also lessen complications and even prolong the life of the person. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.